हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जीडीसी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के संबंध में है। ये नोटिफिकेशन 15 जून 2024 से, जो कि जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी जीडीसी ओनली फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ एनएफ रेलवे के नाम से एनएफआर के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि वैकेंसी डिटेल्स, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के साथ साथ और भी जो दिए गए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाया जाएगा, ताकि जो भी एनएफआर यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एम्प्लॉयज़ है और इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, वो आसानी से मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है, आपको नोटिफिकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी ओनली फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ एनएफ रेलवे के नाम से है, और ये जो है 15 जून 2024 को जारी किया गया है। और इसमें नीचे दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज ऑफ एनएफ रेलवे फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यानी कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड किया गया है उन एम्प्लॉय के लिए है, जो एनएफ रेलवे के एम्प्लॉय है और रेगुलर है। और ये जो पोस्ट है आपको अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए इनवाइटेड किया गया है। और बात करें नीचे शेड्यूल ऑफ जीडीसी की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला नंबर में दिया गया है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट को में, जो 15 जून 2024 को पब्लिश किया गया था। और ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है 20 जून 2024 से स्टार्ट है, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर भी दिए होंगे। और उसके बाद है लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द स्कैन कॉपी ऑफ प्रिंटेड फील्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन द वेबसाइट 20 जुलाई 2024। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा जो फॉरवर्डेड होगा और उसको जो अपलोड करने का टाइमिंग है वो आपको 20 जुलाई 2024 तक है। उसके बाद क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 20 जुलाई 2024 है। यानी कि आपको जो फॉर्म भरने का जो टाइमिंग दिया गया है वो 20 जून 2024 से 20 जुलाई 2024 तक है। यानी कि लगभग आपको 1 महीना का समय दिया गया है। एंड बात करें डेट्स फॉर सीबीटी और टीबीटी के बारे में, तो ये जो है आपको वेबसाइट पे इंटीमेट किया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नोट में आपको दिया गया है, रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन सीबीटी या टीबीटी मोड। जो भी एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या टैब बेस्ड टेस्ट के रूप में होगा, विच विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। और वो जो है आपको वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बात करें अब नीचे वैकेंसी डिटेल्स की, तो इसमें आपको कम्युनिटी वाइज जो है वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। पहले बात करें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में, तो ये लेवल 2 की जॉब है और इसका ग्रेड पे जो है 1900 होता है। अगर बात करें इसमें वैकेंसी डिटेल्स की, तो यूआर के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 3 सीट, एसटी के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 6 सीट। टोटल जो है इसमें वैकेंसी आपको 21 है। और इसमें पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसीज भी दिया गया है, जो कि टोटल 1 सीट है। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका C2 है, और पीडब्ल्यूबीडी सुटेबिलिटी जो है ये इसमें दिया गया है, जैसे देख सकते हैं आप। और इसका जो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी के बाद आपका स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी फिर मेडिकल के रूप में होगा। और बात करें अगर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, तो ये लेवल 5 की जॉब है और इसका ग्रेड पे जो है 2800 होता है। यूआर में 51 सीट्स है, एससी में 14 है, एसटी में 7 है, ओबीसी में 24 सीट्स हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, तो 96 है। यानी ठीक ठाक वैकेंसीज दिया गया है। और पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसीज भी इसमें दिया गया है, टोटल 4 है। सभी जो भी पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ है उसके अलग अलग के अनुसार आपको टोटल 4 वैकेंसी दिया गया है। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। और इसका भी स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये तो रहा आपका वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है रेलवे का, जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो जो भी एलिजिबल है वो ज़रूर फॉर्म फिलअप करे। फिर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो है 12th है मिनिमम क्वालिफिकेशन, और जो है 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट होना चाहिए। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इसेंशियल है, मतलब कि आपको टाइपिंग स्किल्स टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी आपको आना चाहिए। उसके बाद नोट में बात करें, तो नोट में दिया गया है कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होगा।
उसके बाद जो है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो अपना रिजल्ट देख ले कि उसका रिजल्ट जो है वेटिंग में चल रहा है या रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अगर उसका वेटिंग में चल रहा है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होगा और वो आपको अपलोड करना होगा और डीपी के समय जो है आपको वहाँ पे पब्लिश करना होगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे दिया है आरआरसी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, यानी कि आप जो भी फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें जो भी डिटेल्स फिलअप करते हैं तो आपके बेस्ड ऑन रिकॉर्ड के अनुसार रहेगा और उसमें कोई भी फॉल्स या त्रुटि पाए जाने पर आरआरसी को ये अधिकार है कि वो आपको आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे और आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर दे। उसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट जो है यूआर कैंडिडेट के लिए जो है 42 ईयर्स है, यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 45 ईयर्स है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 47 ईयर्स है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जनरल के लिए 42 साल, ओबीसी के लिए 45 साल और एससी और एसटी के लिए 47 ईयर्स यानी 47 साल है। और ये जो एज लिमिट होगा वो आपका क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक मान्य रहेगा। प्रूफ ऑफ एज की बात करें तो आपका जो एज प्रूफ के रूप में 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में जो मेंशन किया हुआ डेट है वही मान्य होगा। उसके बाद नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है कि जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अयोग्य नहीं है तो कौन नहीं है, तो जो एम्प्लॉय हायर ग्रेड में है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेटिंग में चल रहा है या जो भी इसमें क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एज पर नोटिफिकेशन तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो ट्रेनिंग है जो रेगुलराइज नहीं हुए हैं, रेगुलर नहीं हुए हैं एम्प्लॉय, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के एम्प्लॉय भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे भी दिया है वेटिंग में जिसका रिजल्ट चल रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर 7th नंबर में बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, तो कौन कौन एलिजिबिलिटी है, तो वो जो लोअर ग्रेड के हैं या इस लेवल के बराबर है तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद हम बात करें जो रेगुलर एम्प्लॉय है रेलवे के, एनएफ रेलवे के, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के, वो इसके लिए एलिजिबल है। रिजर्वेशन जो होगा वो आपके एज पर नोटिफिकेशन जो पहले की तरह रहता है ओपन वैकेंसीज में उसी तरह होगा। अगर कोई कैंडिडेट अपने रिजर्व कैटेगरी में फुलफिल करते हैं, अगर बाद में जो है मान लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं दे पाते हैं, तो अगर वो यूआर में जो भी यूआर के लिए एलिजिबिलिटी है अगर उसमें वो फुलफिल करते हैं तो उस पर वो कंसिडर किया जाएगा और वो यूआर से उसको सीट मिल जाएगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो जो है 1 साल रिजर्वेशन से रिलेटेड वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। और इसमें दिया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपका ये फॉर्मेट जो नीचे दिया गया है उसके अनुसार होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है द ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीपी के टाइम आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो ये हो गया आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड। उसके बाद डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेनिंग एटसेट्रा, ये तो आपका जॉब होने फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जो ट्रेनिंग में जो भी होगा वो आपका बॉन्ड बनाया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जितना साल का किसी का 1 साल किसी का 5 साल का बॉन्ड रहता है। उसके बाद जो है आपका जो भी ट्रेनिंग के दौरान होगा वो स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाएगा। वहीं स्टाइपेंड के रूप में मतलब बेसिक प्लस डीए दिया जाता है। उसके बाद जो है all candidates irrespective of category in which they are applying are eligible only the condition that they may be posted in any part of NF रेलवे, यानी कि जो भी NF रेलवे के एम्प्लॉय है चाहे किसी भी पार्ट में पोस्टेड है वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका सबसे पहले सीबीटी के टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर या टैब बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर या टैब बेस्ड टेस्ट के रूप में होगा। उसके बाद उसमें आप पास होने के बाद जो है आपका जो है ये टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है ये सब वहीं पहले की तरह है जो भी ओपन वैकेंसीज में दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी सीबीटी होगा टेस्ट, तो उसमें जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा और उसमें जो है आपका 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। उसके बाद बात करें द कॉल लेटर की, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जो है उसका जो कॉल लेटर है एग्ज़ाम से 2 सप्ताह पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट आरआरसी वेबसाइट को आप रेगुलर करते रहिए कोई भी अपडेट के लिए।
उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर और जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो एक्टिव रहना चाहिए किसी भी तरह के नोटिफिकेशन या अपडेट के लिए जो आपसे आरआरसी कांटेक्ट कर सके। और ये आप ध्यान में रखिए कि आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बाद में चेंजेज नहीं होगा और उसके लिए आरआरसी कोई जो है उस पर विचार नहीं करेगा। इसीलिए आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वैलिड है तो ही वहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद इसमें दिया है आरआरसी जो है आपका कोई भी तरह का जो आप चाह रहे हैं कि डेट एग्ज़ाम से रिलेटेड डेट या सेंटर या जो भी चीज़ है वो आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा, ना ही उस पे विचार किया जाएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करें तो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है जो कि यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ही जो है आपको इसमें एलिजिबल माना जाएगा सीबीटी टेस्ट के लिए। उसके बाद है ऑन क्वालिफाइंग द सीबीटी या टीबीटी कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेज जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसके लिए माना जाएगा। उसके बाद जो है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है 1:1 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, यानी कि जितना वैकेंसीज रहेगा उतना आपको उतना कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए जो 1:8 के रूप में, यानी कि एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आपका मेरिट बनाया जाएगा। फिर आपके बाद उसका आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद अब बात करें जीडीसी प्रोसेस एंड सिलेबस की, यानी कि एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी या टीबीटी, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और टीबीटी मीन्स टैब बेस्ड टेस्ट के रूप में होगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो है आपको 120 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको 120 रहेंगे। और 120 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से फिर 35 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके लिए आपको समय जो दिया जाएगा वो 90 मिनट का समय रहेगा। जो भी पर्सन विथ डिजेबिलिटीज़ है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उसके लिए 120 मिनट्स है, यानी कि उसको 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। ये तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न की हो गया। और इसमें जो है आप जानते हैं कि रेलवे में जो है 1/3 मार्क्स नेगेटिव रहता है। बात करें इसके सिलेबस डिटेल्स की तो मैथमेटिक्स में जो भी बेसिक चैप्टर्स है उससे क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी क्वेश्चंस वहीं बेसिक चैप्टर से रहेंगे, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से भी बेसिक चैप्टर्स से ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इन बेसिक चैप्टर्स के डिटेल्स को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की जो है चर्चा पहले कर चुके हैं। यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% है। उसके बाद जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो टाइपिंग के लिए इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और हिंदी अगर टाइपिंग आप करते हैं तो 20 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग आपका अनिवार्य है। उसके बाद फिर जो है टाइपिंग में आप पास कर जाते हैं तो फिर जो है डीबी के लिए जो पर सीट 1 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिर आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन। अब बात करें डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड की, तो डॉक्यूमेंट जो फॉर्म फिलअप के दौरान सबसे पहला फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आप देख सकते हैं जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए। और जो है आपका इसका स्पेसिफिक साइज है 15 से 40 के बीच होना चाहिए और आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और यहाँ पे अब बात करें नीचे, तो नीचे भी आपका दिया गया है फोटोग्राफ से रिलेटेड ही। उसके बाद सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो होगा आपका सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो सिग्नेचर भी आपका 10 से 20 के बीच होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपका 10 से 20 के बीच होना चाहिए। और ये जो है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि जो भी स्पेसिफिक साइज है उसी के अनुसार आप जो है अच्छा से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो बना लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करने के लिए शुरू करें। उसके बाद बात करें अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फोटोग्राफ, साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बाद तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। और उसके बाद आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अदर डॉक्यूमेंट जो भी होगा आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज जो होगा आपका 100 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप के दौरान जो है उसमें जो है आपका साइज मेंशन किया हुआ है।
उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रेलवे आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय अथॉरिटी अथोराइज सिग्नेटरी, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा सब सेल्फ अटेस्टेड होगा, चाहे वो एजुकेशनल से रिलेटेड हो या आइडेंटिटी कार्ड हो, चाहे रिजर्वेशन हो, सब जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड के लिए क्या करेंगे, तो आप डॉक्यूमेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके बॉटम में, ये नीचे में आप लेफ्ट राइट चाहे बीच में कहीं भी सेल्फ अटेस्टेड लिख दें, उसके बाद सिग्नेचर करें और उसके बाद चाहे तो डेट मेंशन करें, ना भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद जो है आप फिर जो है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में पहले उसके स्पेसिफिक साइज को बना ले, रिसाइज कर ले, उसके बाद फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके अपलोड करें। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इस नोटिफिकेशन डिटेल्स की, तो यहाँ पे स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें दिया गया है प्रोसीजर कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपको फिलअप करना है ये अच्छा से इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें सारा चीज़ आपको मेंशन कर दिया गया है। अगर बात करें कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में भी यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन कंट्रोलिंग ऑफिसर है और उसका क्या लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा तो उसका डेजिग्नेशन जो होगा वो जूनियर स्केल ऑफिसर के लेवल का होना चाहिए कम से कम, जैसे एडीएन या पीओ रैंक का होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दिया है। उसके बाद वहीं फॉर्म फिलअप का डिटेल्स दिया गया है, क्या क्या आपको एंट्रीज करना है। फिर नेक्स्ट बात करें इनवैलिड एप्लीकेशंस की, तो इनवैलिड एप्लीकेशंस में यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन सेट मैनुअली एंड नॉट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, जो भी अगर आप एप्लीकेशन मैनुअली भेजते हैं खुद से हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो आपका एप्लीकेशन इनवैलिड माना जाएगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं करते ऑनलाइन वो भी जो है इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद जो है क्लोजिंग डेट जो है के बाद अगर आपका एप्लीकेशन मिलता है तो भी आपका रिजेक्ट माना जाएगा, इनकम्प्लीट है तो भी माना जाएगा। अगर कोई भी तरह का आप जैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या किसी भी तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ये सब चीज़ आप नहीं मेंशन करते हैं या नहीं अपलोड करते हैं तो भी आपका जो है एप्लीकेशन इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ नॉट अपलोडेड, ब्लैक एंड वाइट फोटो विथ कैप और ग्लास, ये सब अगर इस तरह का फोटो है आपके एप्लीकेशन में तो ये इनवैलिड माना जाएगा। सिग्नेचर नोट अपलोडेड प्रॉपर्ली और सिग्नेचर अपलोडेड इन कैपिटल लेटर्स या जो अगर आप करते हैं डिसवेंटेड मिला के करते हैं तो भी आपका इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद किसी तरह का इनकरेक्ट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते हैं तो भी जो है आपका इनवैलिड माना जाएगा। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट प्रोवाइडेड, अगर कंट्रोलिंग ऑफिस के द्वारा प्रोवाइडेड करा करके नहीं अपलोड करते हैं तो भी आपका जो है इनवैलिड माना जाएगा। प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर सबमिट नहीं करते हैं तो भी माना जाएगा। तो ये सब जो है इनवैलिड एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन किस कारण से इनवैलिड हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है, द स्कीम ऑफ जीडीसी विल बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स गाइडलाइंस एंड अमेंडमेंट्स इशूड बाय रेलवे बोर्ड एंड विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कैंडिडेट्स। जो भी इसमें रूल रेगुलेशन है या गाइडलाइंस दिया गया है वो सभी के लिए मान्य है और रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो और ये जो है सभी चीज़ जो है आरआरसी के पास भी रिजर्व्ड है इस वैकेंसी को कैंसिल करने के लिए, वैकेंसी में सीट्स को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। तो ये सब आपका दिया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और वो ये सब चीज़ मेंशन किया है कि किसी भी तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं तो भी आपका जो है वार्निंग दिया जाता है कि जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं या गलत डिटेल्स भरते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर किसी भी स्टेज में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सब आपका जो है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। तो अब आपको नीचे में एनेक्चर दिया गया है, जैसे फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो इस एनेक्चर में आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद ओबीसी फॉर्मेट दिया है और उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन दिया है जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। ये तो नोटिफिकेशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस पर डिस्कस किए। तो चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे अप्लाई करें। यहाँ आपको जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाया जाएगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा। फॉर्म भरने से पहले आप जितने भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं वो अपना डिटेल्स और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रेडी करके रखें, जिससे कि फॉर्म फिलअप के दौरान आपको मदद मिलेगी। तो चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी इसी तरह से फॉर्म फिलअप होगा। अतः जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है चाहे तो वो दोनों के लिए एलिजिबल हो या सिंगल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो,
इस वीडियो के माध्यम से आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च बॉक्स में NFR टाइप करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY वाला लिंक दिखाई देता होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड जो है ओपन मार्केट से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है और आपके राइट साइड जो है GDC से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपके लेफ्ट साइड नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लास्ट एप्लीकेशन जो होगा कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्डेड होगा और उसको लास्ट में आपको अपलोड करना होगा, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम्स यानी कि जो अपना नाम है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के बाद फिर HRMS कोड यानी कि जो HRMS कोड है आपका यानी कि 6 लेटर का होता है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर मोबाइल नंबर, जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि उसी पे आपका OTP जाएगा। और फिर आपका ईमेल आईडी ये भी वैलिड होना चाहिए जिस पे आपको ईमेल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। फिर जो है आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और नीचे दिए गए कैप्चा बॉक्स पे आप कैप्चा को टाइप करेंगे। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, वो यहाँ पे OTP मेंशन करें और फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे चला गया होगा। नहीं तो यहाँ भी आपको डिस्प्ले हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करके या कॉपी करके रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे फिलअप करेंगे लॉगिन करने के लिए और फिर वहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे। फिर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है आगे के स्टेप के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे का जो स्टेप है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स या एम्प्लॉय डिटेल्स से रिलेटेड है, फिर जो है आपका फ़ोटो वगैरह से है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना पर्सनल इन्फो यहाँ पे अच्छा से फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप फादर्स नेम फिलअप करें। उसके बाद मदर्स नेम है। फिर मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अनमैरिड है तो सिंगल वाले पे क्लिक करेंगे। फिर अगर आप मैरिड है तो आपका स्पाउस नेम के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना स्पाउस नेम यानी कि वाइफ का नाम मेंशन करेंगे। जेंडर के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपका जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। नहीं तो नेक्स्ट जो है आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करें। फिर नेशनलिटी है वो फिलअप करेंगे। फिर अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी है तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जो है आपको रिजर्व कैटेगरी का जो आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है इशूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके सर्टिफिकेट का डेट जो भी इशू हुआ है, उसके बाद नंबर, ये सब मेंशन करना पड़ता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी है।
नहीं तो आप चाहे तो यूआर से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यूआर के लिए ये सब चीज़ कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूआर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा गया है। उसके बाद जो है पीडब्ल्यूबीडी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। फिर जो है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो भी आपका पहचान चिन्ह है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंगल पहचान चिन्ह मांगा गया है, तो यहाँ पे आप सिंगल ही फिलअप करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप होने के बाद जो है आपका फिर एड्रेस डिटेल्स के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपना सही सही एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिलअप करेंगे, जो भी आपका वैलिड एड्रेस है, जिस पे कोई पोस्ट वगैरह जा सके। अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह है, तो वहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेम कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। डिटेल्स भरने के बाद जो है फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे कि ऊपर दिए गए जो भी इंफॉर्मेशन है आप सही सही भरे हैं। अगर कुछ एडिटिंग करना चाहे तो एडिटिंग कर लें, नहीं तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद जो आपको उससे पूछा जाएगा कंफर्मेशन के लिए, तो ओके करेंगे। तो फिर जो है आपका नेक्स्ट स्टेप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में है। तो यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो भी आपका है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपका डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट पे आप काम करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर, यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन मेंशन करना है। ये नहीं कि यहाँ पे आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप उसका सिर्फ डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर आपका एम्प्लॉय नंबर, फिर यूनिट नेम मीन्स हुआ कि आप जिस ऑफिस के अंतर्गत काम करते हैं, तो ऑफिस का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। फिर यहाँ पे डिवीज़न, किस डिवीज़न में काम करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। फिर डिपार्टमेंट है, फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पे आप काम करते हैं, फिर वो स्टेशन का कोड। फिर नीचे आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आपके पास रेलिवेंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सही सही फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप 10th के बारे में यहाँ पे जानकारी फिलअप करें। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उसके बाद फिर आईटीआई। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन तक मैंडेटरी है, यहाँ पे फिलअप करना ही है। अगर आपके पास अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स है जो सही सही है तो यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, तो अब जो है फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपको फिर कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप सही सही भरे हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो अपलोड फोटोग्राफ, साइन
लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो, साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप चाहे तो व्यू करके देख सकते हैं कि आपका जो है जो भी फ़ोटो, साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो सही सही अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपके नोटिफिकेशन में जो इसके स्पेसिफिक साइज़ के बारे में जानकारी दिया था वो 100 KB से 300 KB के बीच था, लेकिन इसमें आपको 50 KB से 200 KB तक के बीच ही अपलोड करना है। तो यहाँ पे सही सही अपना अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जो है आप चाहे तो व्यू करके देख सकते हैं कि सही सही हुआ है कि नहीं। नहीं तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कंफर्मेशन पूछा जाएगा तो फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है आपका फिर जो भी डिटेल्स आप फिलअप किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान वो आपको डिटेल्स देख लेना है और फिर जो है इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है आपको अपना साइन करके फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा जो है फॉरवर्डेड करके लास्ट में इसको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। अगर आपका एप्लीकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्डेड हो जाएगा तो फिर आप जो है वहीं गूगल क्रोम में NFR सर्च करेंगे, फिर दिए गए लिंक पे क्लिक करके लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो वहाँ पे आप जो है लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट करने के लिए जो है नीचे आपको जाना है। वहाँ पे आप जो भी आपका फाइल जहाँ पे आप सेव करके रखे हैं वहाँ पे चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जो है आप फाइनल सबमिट करना है आपको। फाइनल सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस सबमिटेड सक्सेसफुली दिखाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर जो आप होम पे जा कर के वहाँ नीचे आपको लॉग आउट वाला बटन दिया है उस पर आप क्लिक करके लॉग आउट कर लें। एंड लास्ट, आप जितने भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं वो फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स, साथी, दोस्त, भाई जो इस दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे रेलवे भाई लोग को फॉर्म भरने में आसानी होगी। अगर किसी भी तरह का क्वेरी है फॉर्म भरने से रिलेटेड, चाहे किसी भी तरह का हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।